नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है छल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुधा 20 वर्ष बाद अपने मायके आई थी। बस से उतरकर जब उसने मायके के ज़मीन पर पैर रखा तो गांव की मिट्टी की खुशबू से वह भाव विभोर हो गई। उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसे वह दिन याद आने लगे जब वह इसी मिट्टी में लोट-पोट होकर अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। तभी उसे लगा कि जैसे उसे कोई पुकार रहा हो, सुधा आजा, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं। उसने अपने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह नीचे बैठकर ज़मीन पर हाथ फेरने लगी। धरती को छूते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी माँ को छू लिया हो। फिर वह खड़ी होकर चलने लगी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। गांव की पगडंडियां अब पक्की सड़क का आकार ले चुकी थी। सुधा का बहुत मन करता था अपने मायके आने के लिए, मगर उसके माता पिता और भाइयों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि सुधा ने अपनी पसंद के लड़के से प्रेम विवाह किया था। कहते हैं प्रेम बलिदान मांगता है। सुधा ने भी अपने प्यार को पाने के लिए सारे रिश्तों का बलिदान कर दिया। इन 20 वर्षों में उसके माता पिता भी गुजर गए, मगर उसे नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सुधा उनके घर आए। सुधा दूर शहर में रहती थी, मगर गांव की सब खबर उसके पास पहुंच जाया करती थी। लेकिन सुधा चाह कर भी गांव नहीं आ सकती थी, क्योंकि गांव में आना उसके लिए वर्जित था। कल जब अचानक उसके पास उसके भाइयों का बुलावा पहुंचा तो वह सब्र न रख सकी। सुबह होते ही वह अपने पीहर के लिए चल पड़ी। उसके पति और बच्चों ने उसके साथ आने से साफ मना कर दिया। फिर वह अकेले ही चली आई। कैसे रोक पाती वह खुद को? मायके आने के लिए वह हमेशा तड़पती रहती थी। सुधा ज्यों-ज्यों अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, त्यों-त्यों उसका रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में बरगद का पेड़ आया तो वह उसकी छाँव में सुस्ताने लगी। वह गर्दन ऊपर करके पेड़ को निहारने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि उसका बचपन इसी पेड़ के नीचे कुलाचे भरते हुए बीता था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सबसे पक्की सहेली संध्या उससे कह रही हो, सुधा सबसे ऊपर वाली डाली पर आजा, बैठते हैं। जब वह अपने घर पहुंची तो उसके दोनों भाई और भाभी उसके गले मिले। उनसे गले मिलकर सुधा को जिस सुख का एहसास हुआ उसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसके भाई उसे ट्रैक्टर पर बैठाकर गांव की तहसील में ले गए। वहाँ उसके कुछ दस्तखत और अंगूठे के निशान लिए गए। सुधा के पिता की 300 बीघा ज़मीन थी। जब इंतकाल चढ़ा तो 100 बीघा ज़मीन सुधा के नाम पर हो गई थी। उसके भाइयों ने वही ज़मीन अपने नाम पर करवाने के लिए सुधा को छल से बुलवाया था, परंतु सुधा अपने भाइयों के छल को समझ नहीं पाई और उसने सभी जगह अपने दस्तखत तथा अंगूठे के निशान लगा दिए। उसके अंगूठे के निशान लगाते ही उसके भाइयों का काम हो गया और वह बहन को तहसील से वापस घर भी नहीं लाए। वहीं बस स्टैंड पर छोड़ दिया और कहा, अब कभी वापस मायके मत आना। सुधा अपने भाइयों की बात सुनकर दंग रह गई। वह रोते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? कम से कम रक्षाबंधन पर तो बुला लिया करिएगा मुझे। उसके भाइयों ने उसके बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सुधा जो बैग लेकर अपने साथ आई थी उसे वह वहीं सुधा के सामने फेंक कर अपने घर चले गए। सुधा उन्हें जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो गए। अपने भाइयों के छल को देखकर सुधा के आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बस पर जाकर बैठ गई तथा अपने दिल में अपने मायके के बीते दिनों की यादों को संजोकर अपने घर चली आई, फिर कभी मायके की दहलीज पर न जाने के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों,
आज भी हमारे समाज में प्रेम विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है। जो लड़की या लड़का अपने मन से प्रेम विवाह करते हैं या अपने पसंद का विवाह करते हैं, उनसे परिवार वाले अपने सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, जबकि यह गलत है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।